हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और ये इस सीरीज़ का 7वां पार्ट है। राइट, तो 6th पार्ट में हम लोग देख चुके थे अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हमने देखा था व्हाट इज़ द रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जिस टाइप से हमने देखा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, आपको याद होगा हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था 1s 2s 2p राइट, 3s एंड सो ऑन। राइट, 3s 3p ऐसे करके हमने एक सीरीज और 3p हमने एक सीरीज पढ़ी थी। तो ये जो सीक्वेंस है ये है एनर्जी का सीक्वेंस है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। इन द सेम वे हम क्या देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी भी क्या है एनर्जी में डिफरेंसेस हैं। राइट, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हम अब क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिंपल होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल आपको पता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम होते हैं। राइट, तो जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में देखा था पहले 1s आता है, उसके बाद 2s आता है, 1s 2s। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, मतलब दो एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों के 1s या 2s 2s एंड 2p 2p एंड सो ऑन कंबाइन करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 1s कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। 2s कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब 2p, अब देखिए 2p में क्योंकि तीन ऑर्बिटल हैं, क्या क्या है, 2px 2py और 2pz। और हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या मान रहे हैं कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो क्या है, जेड एक्सिस है। राइट, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। इसका मतलब है जो एटम है दे आर अप्रोचिंग टू ईच अदर अलोंग द जेड एक्सिस। और इसका क्या मतलब होगा कि जो जो पी जेड ऑर्बिटल है वो ऐसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे। राइट, दिस इज व्हाट पी जेड या 2pz आप मान लीजिए। तो इनमें आप कैसे होगा, इनमें होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दैट्स वाई वी हैव व्हाट सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। राइट, इसके बाद जो px और py हैं, px और py हैं वो कैसे ओवरलैप करेंगे, वो ओवरलैप करेंगे लिटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो वहां पाई बॉन्ड बनेगा। तो कौन से पाई बॉन्ड बनेंगे, px और px में ये बन जाएगा पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। राइट, और क्योंकि ये तो बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। राइट, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो इन टोटल हमने क्या करने हैं, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, हमने केवल इतने ही ऑर्बिटल फिल करने हैं। इससे ज़्यादा भी होते हैं नो डाउट, बट हमारे सिलेबस में कितना इंक्लूड है, हमारे सिलेबस में इंक्लूड है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। राइट, उसके बाद है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हमारे पास है सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz और 4 ऑर्बिटल और है पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो इनको हम फिल करेंगे और ये हम फिल करेंगे अप टू द नियॉन। तो जब हम नियॉन का मॉलिक्यूल बनाएंगे तब वहाँ तक हमको इतने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, उससे आगे फिलहाल हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। राइट, तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था एटम में, एटॉमिक ऑर्बिटल में, वैसे ही अब हम क्या लिखने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमको याद है अबोव प्रिंसिपल, पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले अबोव रूल क्या कहेगा कि जो लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है, राइट, जो लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है उसको आप पहले फिल करेंगे। राइट, तो इन सब में लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा 1s। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे उधर 1s होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, यहाँ होता है सिग्मा 1s। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल कब होगा, जब इसमें कितना आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन।
और ये कौन बताता है? ये बताता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तब दूसरे में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, मतलब पहले सिग्मा 1s भरेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s भरेगा, फिर सिग्मा 2s भरेगा, फिर सिग्मा स्टार 2s भरेगा। अब एक सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा कि देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s के बाद यहां पर क्या आता है? पाई 2px और पाई 2py। और आप देख रहे होंगे यहां बीच में इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का साइन लगा है, इसका क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। यहां देखिए इक्वल का साइन लगा है। इक्वल का साइन लगा है का मतलब पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम है, राइट। एनर्जी सेम है, जैसे आपको याद होगा px, py और pz की एनर्जी सेम होती है बिकॉज दीज आर 3p orbitals present in the p subshell. These are the 3p orbital present in the p subshell, right? तो यहाँ पर तीनों की एनर्जी सेम होती है। अब क्योंकि इन तीनों में से एक ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो ये जो दो बचे जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे px और py, उनकी एनर्जी सेम होती है। तो ये पाई 2px और पाई 2py का मतलब है दे हैव सेम एनर्जी, राइट। और जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आप कैसे करोगे? पाई 2px और पाई 2py दोनों सेम ही हैं, तो पहले एक में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर दूसरे में जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या नहीं होगा? पेयरिंग नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर इसमें पेयरिंग होगी, राइट। पहले दोनों सिंगली फिल होंगे, फिर इसमें पेयरिंग होगी, फिर इसके बाद इसमें पेयरिंग होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा सिग्मा 2pz में, फिर ये कंप्लीटली भरेगा, फिर किस में जाएगा? सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, राइट। ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे ये था, सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है। फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सिग्मा स्टार 2pz में जाएंगे, राइट। तो ये सीक्वेंस जो है एनर्जी का, ये है अप टू द नाइट्रोजन। आप हाइड्रोजन से शुरू करेंगे और ये सीक्वेंस फॉलो होगा अप टू द नाइट्रोजन ओनली। जैसे ही हम ऑक्सीजन में पहुंचेंगे एक चेंज हो जाएगा, वो आपको केवल ध्यान रखना है। जैसे ही हम ऑक्सीजन में पहुंचेंगे एक चेंज हो जाएगा अप टू द नाइट्रोजन। ये सीक्वेंस है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये दोनों में ही कॉमन है। आप देखिए यहां भी कॉमन है। इसके बाद यहां आता है नाइट्रोजन वाले में आता है पाई 2px, पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये है अप टू द नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में जब आप पहुंचेंगे या नाइट्रोजन के बाद जब आप पहुंचेंगे तो आपको केवल एक चीज याद रखनी है। वो चीज क्या है कि आपको क्या करना है? इस सिग्मा 2pz को आगे ले आना है और ये आ जाएगा इसके बाद, किसके बाद? सिग्मा स्टार 2s के बाद। तो देखिए क्या सीक्वेंस हुआ। अभी सीक्वेंस हो गया है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, राइट। केवल ये यहां से यहां चला जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये दो सीक्वेंस हैं और ये जो बाद वाला सीक्वेंस है ये फॉलो होता है फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, राइट। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सीक्वेंस याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको केवल दो कैटेगरी समझनी है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए दो हैं। एक है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन या नाइट्रोजन, मतलब 1 से लेकर 7 तक के लिए एक है, फिर 8 से लेकर 10 तक के लिए दूसरा है। तो कोई भी एक आप याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चाहे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में आप देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz आ जाएगा, फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। और पहले वाले में क्या होना था? सिग्मा 2pz इसके बाद आएगा। तो ये हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो बहुत आसान है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हम देखते हैं। अब आप इसको अगर चाहो तो ऐसे सीक्वेंस में भी देख लीजिए। ये क्या है? ये एनर्जी का इंक्रीजिंग सीक्वेंस है।
राइट। ये क्या है दोस्तों, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अप टू नाइट्रोजन, यहाँ देखिए अप टू नाइट्रोजन जितने भी होंगे सब में यही फॉलो होगा, राइट। और ऑक्सीजन के बाद जो होगा ये वाला डायग्राम फॉलो होगा। भले ये जो लिखा गया है ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, बट ये जो सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक फॉलो होगा सेम, और यहाँ फॉलो होगा ऑक्सीजन से लेकर नियॉन तक, राइट। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसके नीचे क्या रहा होगा, इसके नीचे रहा होगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। वो कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, ये आप लिख भी सकते हैं। तो फिर यहाँ देखिए इसके बाद क्या आ गया है, इसके बाद आ गया है पाई 2p, दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है। बेसिकली ये क्या है, ये है पाई 2px एक होगा और एक है पाई 2py। फिर ये है सिग्मा 2pz, यही हमने सीक्वेंस पढ़ा है नाइट्रोजन के लिए। फिर पाई स्टार 2p में दो हैं, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। फिर लास्ट में क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब जब आप ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन में क्या करना है, इसको नीचे कर देना है बस, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन में, राइट। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, केवल सिग्मा 2pz क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ है, सीक्वेंस का चेंज क्यों है, ये बहुत डिटेल डिस्कशन है और ये अभी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो केवल अभी हमें चाहो तो आप याद ही रखना पड़ेगा कि सीक्वेंस ऐसा है, अप टू नाइट्रोजन ये वाला सीक्वेंस फॉलो होता है और नाइट्रोजन के बाद ये वाला सीक्वेंस फॉलो होता है, राइट। तो हम हर एटम, हर मॉलिक्यूल के लिए फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन ये वाला डायग्राम फॉलो करेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। भले ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजन के लिए भरे गए हैं, राइट, इनको हम आगे भरना सीखेंगे। और यहाँ ऑक्सीजन और के बाद फ्लोरीन और नियॉन के लिए ये वाला डायग्राम होगा, राइट। तो हम सीखते हैं कैसे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, तो इसलिए टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। तो आप देखिए कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दो एटम से बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन में कितना होता है 1s1, दूसरे हाइड्रोजन में भी होता है 1s1, मतलब इन टोटल आपको दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सीक्वेंस शुरू होता है वो कैसे होता है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है, राइट, ये भी आप याद रखिए। अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, देखिए टोटल 1 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन। तो टोटल हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है उसी में तो जाएंगे, और ये है अकॉर्डिंग टू द अबोव प्रिंसिपल। और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में ही आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन सब में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। अब आप देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2। जैसे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s2। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जबकि ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो देखिए ये है क्या, सिग्मा 1s2। सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। पहली तो बात ये कि ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि Nb इज ग्रेटर देन Na लिखा है। अब Nb क्या है, Nb है, Nb का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और Na का मतलब है क्या, इसको आप सोडियम मत समझ लेना, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये देखिए सिग्मा 1s तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे 1s, यहाँ तो 0 ही होगा, राइट। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, राइट, क्योंकि जो बॉन्डिंग
जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग को फेवर करता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। तो ये स्टेबल होता है एक बात। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, राइट। सो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, बाय 2 तो 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। और ये होता भी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, राइट। इसके बाद होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट। मैग्नेटिक कैरेक्टर का मतलब है अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये हो जाता है डायामैग्नेटिक, राइट। अगर ये क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, क्योंकि ये एक ऑर्बिटल है एंड ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों के दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट स्पिन को होंगे, मतलब वो पेयर होंगे। तो पेयर होने से ये डायमैग्नेटिक होता है, और डायमैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर चला जाता है, पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। सो डायमैग्नेटिक है एज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए, सिग्मा 1s हाइड्रोजन एटम का, ये 1s हाइड्रोजन एटम का, ये दोनों क्या हैं दोस्तों? ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल AO, और जो बीच में हमने लिखा है ये क्या है? बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ये हमने पहले पढ़ा है। उसमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी, एक होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो दोनों किस में जाएंगे? सिग्मा 1s में, जो भी रूल हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पे। तो ऐसा भी हम डायग्राम बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए केवल इतना ही सफिशिएंट होगा, राइट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हीलियम का देखते हैं। हम देखते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हीलियम में इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे? 4, 2 + 2 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। आप डायग्राम अगर बनाएंगे तो हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएंगे, तब ये हीलियम बन जाएगा केस, ठीक है। आप ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये क्या है? हीलियम का है। अब देखिए ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर बराबर है। कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी के लिए? कंडीशन है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा होने चाहिए, जबकि यहाँ पर बराबर हैं, और बराबर हैं तो मतलब ये अनस्टेबल है। और बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो NB - Na/2, 2 - 2 0, मतलब बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं। हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड है ही नहीं, इसका मतलब है हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से भी देखा था कि हीलियम मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है वो भी कह रही है कि हीलियम मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता है, राइट। इसके बाद लिथियम, आप देखिए लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन आपने डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे? 6। तो सिग्मा 1s पूरा भर गया यहाँ पर, राइट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2s में, सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और सिग्मा 2s के बाद यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। सो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2, क्योंकि सिग्मा स्टार 1s के बाद सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो। अब आप देखिए ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे 2। और क्या ये मैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? क्योंकि सारे में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और सारे पेयर हैं। सो इट इज़ व्हाट? डायमैग्नेटिक। बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे भी। बेरिलियम का देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। अनस्टेबल होगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, मतलब बेरिलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। इसके बाद देखिए बोरॉन। तो बोरॉन क्या है आपका? बोरॉन में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 + 10 इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि बोरॉन है 1s2, 2s2, 2p1, राइट।
तो यहाँ पर बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है, तो 5 + 5 आपको 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2 4 6 8 एंड 10। इतना तो सेम है जैसे पहले चल रहा था, और यहाँ तक देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 4 6 8। अब आपको याद रखना है कि आगे क्या सीक्वेंस है। आगे सीक्वेंस क्या है दोस्तों, आगे सीक्वेंस है π2px π2py, और क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर होती है तो आप यहाँ पेयरिंग नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 π2px1 एंड π2py1, राइट। अब स्टेबल है कि नहीं आप काउंट कर लीजिए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 टोटल। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, जो स्टार वाले में आपको दिखाई दे रहे हैं 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1, राइट। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पर देखिए। अब आप अगर देखेंगे तो जो π2px और π2py वाले ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब ये अनपेयर्ड है। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसका मतलब है ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। π2px1 π2py1, क्योंकि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। सो क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं। π2px अलग है और π2py अलग है, राइट। बोरॉन के बाद हम देखते हैं कार्बन में। तो कार्बन में आपको पता है 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो बोरॉन में जितना था ऑलमोस्ट उतना ही वैसे ही होगा लगभग। तो यहाँ तक तो सेम है, σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा टू π2px1 π2py1, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो अब पेयरिंग हो जाएगी, इसमें भी पेयरिंग होगी, इसमें भी पेयरिंग होगी। अब आप देख लीजिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8, काउंट कर लीजिए। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो रहे हैं, 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। क्योंकि बॉन्डिंग में ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो ये स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर भी 2 है। अब ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, क्योंकि आपको कहीं भी 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब पेयर्ड है। इसलिए ये कैसा है, ये है दोस्तों डायमैग्नेटिक, सिंपल। इसके बाद नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में आपने कितने फिल करने हैं, 7 + 7 कितने, 14, राइट। तो सीक्वेंस क्या है, σ1s σ*1s σ2s σ*2ps σ*2s, फिर π2px π2py, फिर σ2pz। और जब आप इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो यहाँ तक जाने में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सीक्वेंस भरते जाना है आपको, राइट। अब ये स्टेबल है क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 4, बॉन्ड ऑर्डर 3, स्टेबल हो जाएगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सारे के सारे पेयर्ड हैं, और पेयर्ड हैं का मतलब ये होगा डायमैग्नेटिक, राइट। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स की हमने बात की। आप आयंस की भी क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन है, देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन N2 पॉजिटिव, और N2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, राइट। जैसे हम लिखते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, राइट, और ये हो जाता है 3s1, ऐसे ही होता है। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बाहर से जाएगा, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही है, मॉलिक्यूल से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उससे जाएगा। तो देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है यहाँ, σ2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, σ2pz 1 ही बच जाएगा। बहुत आसान है। अब देखिए ये अभी भी स्टेबल होगा, क्योंकि अभी भी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 9 है, जो एंटी बॉन्डिंग है वो 4 है। बॉन्ड ऑर्डर पहले से थोड़ा कम हो गया है, मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी कम है पहले से, बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर काफ़ी होता है।
अब यहाँ देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी सब जगह तो पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कैसा होगा दोस्तों, पैरामैग्नेटिक होगा। सो ये हमने देख लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू द नाइट्रोजन। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में क्या है दोस्तों, देखिए ऑक्सीजन में सीक्वेंस चेंज हो जाता है। आपको याद रखना है यहाँ पर सिग्मा 2pz आ जाएगा, और ऑक्सीजन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 8 + 8 16। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वैसा ही रहेगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2 वैसा ही रहेगा। तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, राइट। इतने ही और भी होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2pz में 2 चले जाएंगे। फिर देखिए पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और भी हैं तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे। फिर इसके बाद किसकी एनर्जी कौन आता है एनर्जी सीक्वेंस में, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और यहाँ 1 1 है। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। जब तक दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आप देखिए ये स्टेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग है 6, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, और वहाँ आप देखते भी हैं O डबल बॉन्ड O, यही तो बॉन्ड ऑर्डर है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। बहुत आसान, केवल आपको सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद आप देखिए O2 पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आयन देखा था। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे बाद में जो भरा था ऑर्बिटल, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो देखिए सिग्मा स्टार 2py में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 0, एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कम हो गया। तो यहाँ देखिए अब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, बॉन्डिंग में अभी भी 10 है, बॉन्डिंग में क्या है दोस्तों, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गए 5 और बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ी है या घटी है, स्टेबिलिटी क्या हुई है, बढ़ी है। यहाँ है 2 बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी क्यों बढ़ी है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, राइट। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है, और क्योंकि यहाँ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ गई है, जो हमें दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब आप देखिए ये पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, सिंपल। तो ये तो हमने देखा कैटायन। आप एनायन भी बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा O2 नेगेटिव, राइट। ये है O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड आयन। इस पूरे मॉलिक्यूल, इस पूरे आयन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, जो बाहर के 2 ऑर्बिटल थे उन्हीं में आएगा। किसी में भी आप लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर है, तो किसी में भी आप लिख सकते हैं। तो हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में है, राइट। ऑक्सीजन में अगर आप देखेंगे तो क्या था, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 था। अब O2 नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। अब क्योंकि अभी देखिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अभी भी ये स्टेबल है, मतलब मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट करता है आयन, नो डाउट, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी भी 10 है, ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग 7 है, बॉन्ड ऑर्डर अभी भी 1.5 है, काफ़ी है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा इसका, पैरामैग्नेटिक, राइट। इसलिए आपने एस ब्लॉक जब पढ़ा होगा तो उसमें आपके पास एक क्वेश्चन था वाई के O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसको जब आप डिसोशिएट करेंगे तो ये होगा K पॉजिटिव O2 नेगेटिव, और O2 नेगेटिव में देखिए यहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। ये है सुपर ऑक्साइड आयन। इसके बाद एक और एनायन हम बना लेते हैं। तो
O2 नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब ये वाला भी फिल हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये वाला कंप्लीटली फिल हो गया था, और जब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये वाला कंप्लीटली फिल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी भी आप देखिए ये स्टेबल होगा, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर अभी आप देखिए 10 है बॉन्डिंग में, 8 है एंटी बॉन्डिंग में 1। बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है पहले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो स्टेबिलिटी कम होगी, राइट। अब आप देखिए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अभी आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर ये है पेरोक्साइड आयन, राइट, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये क्या है दोस्तों, ये है डायमैग्नेटिक, राइट, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने ऑक्सीजन से रिलेटेड 4 स्पेसीज हमने देखी। एक है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट, एक है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन, एक है सुपर ऑक्साइड आयन, एक है पर ऑक्साइड आयन। तो हमने बॉन्ड ऑर्डर देखा सबका। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन का 2.5 बढ़ गया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर सुपर ऑक्साइड आयन का कम हो गया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और पेरोक्साइड का और भी कम हो गया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा, राइट, इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। सो आउट ऑफ दिस 4, O2 पॉजिटिव इज मोस्ट स्टेबल, देन O2, देन O2 नेगेटिव, एंड लीस्ट स्टेबल इज O2 नेगेटिव। इनके हमने मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देखे हैं, और हमने देखा ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन, ऑक्सीजन एंड सुपर ऑक्साइड आयन कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दीज आर पैरामैग्नेटिक। जबकि जो जो पेरोक्साइड आयन है उसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक, राइट। इसके साथ साथ अगर आप इसका बॉन्ड लेंथ भी निकालना चाहो इनकी, तो बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हो। आपको पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इसकी होगी, राइट। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, इस वाले की होगी। आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी निकाल सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी, राइट। तो बॉन्ड एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो O2 पॉजिटिव की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, इट इज़ 2.5, राइट। तो इस तरीके से कई सारे जो पैरामीटर हैं हम वो कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन में देखिए क्या होगा, फ्लोरीन में अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, राइट। फ्लोरीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। तो फ्लोरीन में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, राइट। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो वही सीक्वेंस जो ऑक्सीजन में था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सिग्मा 2pz के बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py। तो सब फिल हो गए हैं। अभी भी ये स्टेबल है क्योंकि बॉन्डिंग में है 10, एंटी बॉन्डिंग में है 8, बॉन्ड ऑर्डर है 1, राइट। मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑब्वियसली कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, राइट। इसके बाद देखिए नियॉन। तो क्या नियॉन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये हम देखेंगे इससे। तो देखिए नियॉन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 10 + 10 कितने, 20, राइट। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। केवल वही सीक्वेंस आप फॉलो करते जाइए, राइट। तो आप देखेंगे सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, और आप देखेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वल हो गए हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल हो जाते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर का सवाल ही नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा ही हमने देखा था, नियॉन मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, हीलियम मॉलिक्यूल भी नहीं एग्जिस्ट करता है, बेरिलियम मॉलिक्यूल भी नहीं एग्जिस्ट करता है,
राइट। सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है और आगे हायर क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसको देखिए, और कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। राइट, इसके बाद हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये तो एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, मान लीजिए 1, 2 एंड 3, इतने सारे मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कोई चीज़ होती है, और उसके अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स वाई इस वाले एंड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल। आप चाहो तो इसी में ही क्या बता सकते हो, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो ये डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव क्यों डेवलप हुआ है, ये डेवलप हुआ है दोस्तों ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऐसा सब में होगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो वही अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप ये देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कोई केमिकल कोवलेंट बॉन्ड है नहीं। क्यों नहीं है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्यों हुआ है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम इन अ बॉन्ड। और ये जो अट्रैक्शन है, ये एक और बात देखिए, ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है। फ्लोरीन बिलोंग करता है नंबर 1 मॉलिक्यूल को, और यहाँ हाइड्रोजन बिलोंग करता है नंबर 2 मॉलिक्यूल को। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है। राइट, ये क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, और उनके जो नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड है उनके बीच में है। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कारण क्या बताया मैंने आपको, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। राइट, या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, वाटर अगर हम देखेंगे तो ये तो डिफरेंट एटम के बीच में है। राइट, यहाँ इन बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण, उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। और ये कई मॉलिक्यूल में होता है। राइट, HF का एग्जांपल मैंने आपको दिया, NH3 अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वाटर का एग्जाम्पल भी देखिए, वाटर क्या है, वाटर में भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल, और हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, और यही ट्रेंड चलता जाएगा। राइट, सो दिस इज व्हाट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, अलग मैंने बताया ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो एटम इन्वॉल्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा इन तीनों में से कोई हो सकता है, फ्लोरीन या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन, और कोई भी एटम क्या नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है दोस्तों, दो एटम के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि ये दोनों एटम अलग अलग मॉलिक्यूल में हैं। राइट, और उन दोनों एटम में से एक है हाइड्रोजन, एक है फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कोई एक, बाकी कोई और एटम क्या नहीं शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा।
राइट और ये केवल क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कुछ और फैक्ट इसके बारे में हम देख लेते हैं. स्ट्रेंथ, तो क्या इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, बहुत कम. राइट, सो द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अबाउट 10 to 40 किलोजूल पर मोल, जबकि कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है? 400 किलोजूल पर मोल. वो तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है. राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉज क्या है मैं आपको बता चुका हूं. द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज difference in the electronegativity of hydrogen and अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. वो कौन है? नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है. यही तीन है. कंडीशन, कब कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? राइट, तो पहली कंडीशन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. राइट, जो एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए. और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 एटम है वो कौन है? फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. बाकी कोई नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. इसके साथ साथ एक और कंडीशन है, वो है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. राइट, छोटा साइज होना चाहिए. मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की हमने बात की है, इनका साइज काफ़ी छोटा है. राइट, क्योंकि द स्मॉलर द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, the greater will be its attraction for the bonded electron pair. क्योंकि साइज छोटा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है. राइट, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है. सो इससे क्या होगा? दिस विल कॉज ग्रेटर पोलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड. बेसिकली पोलैरिटी तो क्रिएट हो ही रही है. अगर आपने शुरू वाला डायग्राम ध्यान से देखा होगा तो ये पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव. तो एटम छोटा होने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. जितना छोटा और जितना छोटा साइज होगा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा ये यहाँ क्या करेगा? इस बॉन्ड को पोलर बना देगा. डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव. ये फजान्स रूल वगैरह में भी हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं. राइट, तो ये कंडीशन है. राइट, अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए. NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है. राइट, जबकि HCl में ऐसा नहीं होता है, जबकि Cl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ही है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्लोरीन है उसका साइज काफ़ी बड़ा है. क्लोरीन का साइज है बड़ा. राइट, जबकि नाइट्रोजन का साइज है छोटा. तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. जो मेजर कॉज था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो तो सेम है, बट उसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि स्मॉल साइज भी होना चाहिए, जो कि नहीं है HCl में के केस में Cl के पास. इसलिए HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. राइट, इसके बाद है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में. राइट, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे इंटर स्कूल का भी कंपटीशन होता है अलग अलग स्कूल के बीच में. इंटर स्टेट कंपटीशन होता है अलग अलग स्टेट के बीच में. अगर इंटरा स्कूल हो रहा है तो इंटरा मतलब एक ही स्कूल के बच्चों के बीच में. राइट, तो यहाँ पर है इंटर का मतलब है अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में. इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब, सो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और यहाँ पर लिखना चाहिए और डिफरेंट कंपाउंड. देखिए वाटर HOH, यहाँ वाटर के पास क्या है? डेल नेगेटिव. यहाँ हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव. फिर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल अगर मैं लिख दूं तो क्या है? ये है डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव. तो यहाँ देखिए क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. ये दोनों के दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं सेम कंपाउंड के, बट मॉलिक्यूल तो अलग हैं. हमें मॉलिक्यूल से मतलब है, कंपाउंड से नहीं. तो मॉलिक्यूल तो अलग हैं, इसलिए ये कैसी बॉन्डिंग कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अलग अलग कंपाउंड भी हो सकते हैं. अगर आप वाटर में क्या घोल दो? अगर आप वाटर में अल्कोहल डिजोल्व कर दो OR,
ROH से अल्कोहल दिखाते हैं, आपको पता होगा, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। क्यों मिक्स हो जाएगा? क्योंकि अल्कोहल भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है, अलग अलग मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये है डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड। यहाँ है सेम कंपाउंड और यहाँ है डिफरेंट कंपाउंड, एक डिफरेंट कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का, एक मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, राइट। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होने वाली बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो अलग अलग मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, राइट। इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे मैंने कहा इंट्रा स्कूल अगर कभी कंपटीशन होगा तो एक ही स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा, बाहर के बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, राइट। तो इंट्रामॉलिक्यूलर नाम से पता चल रहा है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, राइट। सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। और इसका एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अभी आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, तो ये सिंपल सा क्या है, बेंजीन रिंग तो आपको पता है क्लास 10 से, ये बेंजीन रिंग है। जब हम बेंजीन रिंग में क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हो जाता है फिनॉल। और ये वाली जो इमीडिएट पोजीशन है इनको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, यहाँ जो पोजीशन है इनको कहते हैं मेटा, और ये है पैरा पोजीशन। तो पैरा ऑर्थो पोजीशन में क्या है, एक नाइट्रोजन है, इस पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन है ये और यहाँ जो ऑक्सीजन है ये एक ही तो मॉलिक्यूल में है, एक ही मॉलिक्यूल के हैं ये दोनों। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये दो टाइप हमने देखे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है प्रॉपर्टीज़ पर, जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी पर। तो क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 इज व्हाट, एसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक ही कंपाउंड के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में एसोसिएशन होता है, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 or more molecules of a compound exist as associated molecule, right? This increases the size, molecular mass and boiling point of the compound. अब आप देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर एक केस है हमारे पास, ये केस है एसिटिक एसिड का, CH3C डबल बॉन्ड OH। आप देखते आ रहे हैं क्लास 10 से इसको, दिस इज एसिटिक एसिड। तो क्या एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसको अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से अगर लिखूं तो एसिटिक एसिड कैसा हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट। यहाँ O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ O के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं एसिटिक एसिड का लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा क्या, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मैं इसको लिखना चाहूँगा ऐसे, कैसे, ONH। तो मैंने क्या बताया था, O के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ H के ऊपर पॉजिटिव, O के ऊपर नेगेटिव, यहाँ O के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। तो ये दो मॉलिक्यूल लगभग जुड़ के एक मॉलिक्यूल जैसा बन गए हैं, राइट। तो जब एक मॉलिक्यूल जैसा ये बिहेव करेंगे तो इनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, दो मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गए हैं तो साइज बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है इसका,
ये हम आगे 12th वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस टाइप के मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एसोसिएशन की वजह से बढ़ेगा, राइट। अगर ये फोर्स नहीं होता तो मॉलिक्यूल बहुत आसानी से आपस क्या करते, मूव कर पाते। तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ता है। जैसे वाटर का भी काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वाटर में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होने लगे, सिंपल हम ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं, राइट। तो बॉयल होने का मतलब आप ये कभी भी मत समझना कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये टूट जाएंगे, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। बॉइलिंग होने का मतलब है अब मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। वाटर में तो वो एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं होता तो बहुत आसान होता मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करना। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाइंड हैं, तो इनके इसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, राइट। तो एसोसिएशन का हमने क्या बताया, क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इट इंक्रीजेज साइज, इट इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट, राइट। वही हम आगे भी पढ़ रहे हैं, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जिन भी कंपाउंड में आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, वहाँ क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, right. So the compound containing hydrogen bonding have high melting and boiling point, right, because of more energy is required to break the association due to hydrogen bonding। मैंने क्या बताया, अगर HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट, तो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े होंगे और इसको बॉयल करना है, मेल्ट करना है, अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये इंटरेक्शन तोड़ना पड़ेगा, राइट। तो अगर इंटरेक्शन है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। देखिए वाटर, अगर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट देखोगे केल्विन में तो 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो 373 केल्विन, आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। H2S हाइड्रोजन, देखिए वाटर और H2S में केवल किसका डिफरेंस है, सल्फर का, और इनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट भी हैं, फिर भी जो H2S है इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए बहुत कम है इसके कंपैरिजन। इसको आप कंपेयर कीजिए, ये 273, ये 190, बहुत कम हो गया। ये 373 और ये 211, तो यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए ये कम हो गया। ऐसे ही आप देखिए HF और HCl को अगर आप कंपेयर करेंगे तो HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, HF में है, तो HF का मेल्टिंग पॉइंट देखिए 180, इसका काफ़ी कम है, राइट। HF का बॉइलिंग पॉइंट देखिए 292, इसका काफ़ी कम है। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, राइट। इसके बाद देखिए इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट हम लोग पढ़ते आए हैं क्लास 9 से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और हमने देखा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वहाँ से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आपको पता है सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज सबसे ज़्यादा होते हैं सॉलिड में, तब होते हैं लिक्विड में, तब होते हैं गैस में। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो सब्सटेंस की ज़्यादा टेंडेंसी है टू एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होते हैं, राइट। सो higher the association, higher is the tendency to exist in solid and liquid state as compared to the gaseous state। अब आप देखिए H2O और H2S में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, H2O में, इसलिए क्योंकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है। लिक्विड में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे एज कंपेयर टू द गैस, राइट। तो फिजिकल स्टेट पे भी इसका इन्फ्लुएंस है। इसके बाद देखिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है मिक्स होना, लिक्विड की यहाँ पर बात हो रही है। सो टू सब्सटेंसेज आर मिक्सिबल, मतलब मिक्स हो जाते हैं दो लिक्विड आपस में, इफ देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने आपको बताया था वाटर में अगर आप एल्कोहल मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा, राइट। वाटर में अगर आप एल्कोहल मिलाओगे तो ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। बट अगर आप वाटर में मिलाओगे ईथर,
राइट। अगर आप वाटर में मिलाओगे ईथर, तो ईथर क्या है, OCH2CH3, OCH2CH3, तो ये मिक्स नहीं होगा, राइट। क्योंकि यहाँ O किससे से नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, कार्बन से। तो ये नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर के साथ, इसलिए वो मिक्सिबल नहीं है, राइट। सो वाटर एंड इथेनॉल आर मिक्सिबल विद ईच अदर। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये ब्लू वाला वाटर है और ये है इथेनॉल CH3CH2OH। तो O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH एंड सो ऑन, राइट। सो सॉल्युबिलिटी भी इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद है वोलेटाइलिटी। वोलेटाइलिटी का क्या मतलब है दोस्तों? वोलेटाइलिटी का मतलब है लिक्विड की टेंडेंसी टू चेंज इन द गैस फॉर्म, राइट। लिक्विड की टेंडेंसी है टू चेंज इन द गैस फॉर्म, उसी को हम कहते हैं वोलेटाइल। जैसे आजकल आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे सैनिटाइज़र, राइट। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, राइट। बहुत जल्दी, वोलेटाइल का मतलब है बहुत जल्दी वो वेपर में चेंज हो जाता है। क्या वाटर ऐसा होता है? वाटर से आप हाथ धोएंगे तो आपको टॉवल से उसको साफ करना पड़ता है, तब जाके आपके हाथ सूखते हैं। बट सैनिटाइजर के बाद तो आपको टॉवल यूज़ करना नहीं है, क्योंकि जो लिक्विड उसमें यूज है बेसिकली अल्कोहल है। तो अल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू वाटर। भले अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नो डाउट, बट उसमें वाटर से कम होती है, राइट। So the compound involving hydrogen bonding between different molecules have higher boiling point due to greater association, so they are less volatile। जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका क्या होगा? ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से क्या होगा? लेस वोलेटाइल होगा सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बहुत कम वोलेटाइलिटी है। अगर आप वाटर को किसी ओपन कंटेनर में भी रखो, बकेट में आप रखो, तो वाटर वहाँ से गायब होने वाला नहीं है। भले वेपराइजेशन हो रहा होगा, बट बहुत कम हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा उसका फर्क आपको दिखेगा नहीं, राइट। सो वाटर की बहुत कम वोलेटाइलिटी होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट ईथर C2H5 OC2H5, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है या बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से इसकी वोलेटाइलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप ईथर को क्या रखोगे? ओपन कंटेनर में रखोगे, तो बहुत कम समय में क्या होगा? ये कंटेनर खाली हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ईथर तो वैसे लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि कंटेनर आपने रखा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ये गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, राइट। तो गैस फॉर्म में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वोलेटाइल नेचर इसका बहुत ज़्यादा है, राइट। अब थोड़ा सा अल्कोहल और वाटर को कंपेयर हम कर लें अगर, तो वाटर H2O एंड अल्कोहल C2H5OH। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और जो अल्कोहल है उसका है 78 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए ज़्यादा वोलेटाइल कौन होगा? अल्कोहल, इट इज मोर वोलेटाइल एंड वाटर इज लेस वोलेटाइल। इसलिए जो आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उसमें अल्कोहल है, और अलग केवल इथेनॉल ही नहीं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या कोई और अल्कोहल भी हो सकता है, तो वो क्या है, जल्दी वोलेटाइल हो जाता है, इसलिए आपको टॉवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। और जो वायरस चला है कोरोना वायरस, वो क्या है, वायरस क्या है, क्योंकि उसमें फैट की लेयर होती है, और फैट क्या है, अल्कोहल में जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद क्या है, वो वेपराइज हो जाएगा, राइट। तो फिर आपको टॉवल की ज़रूरत भी नहीं है और किसी साबुन की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। बट वाटर क्योंकि ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से, कम वोलेटाइल है, तो इसकी वजह से आपको टॉवल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 7 ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है, इसलिए हमें इतने सारे सीरीज़ में इसको कवर करना पड़ रहा है। फिर भी आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। केवल एक वीडियो और इसमें हम बना पाएंगे, तो फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 7 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इवन आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।